हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। संस्कृति का अध्याय चल रहा है और सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज देखेंगे संस्कृति के कंपोनेंट्स या संस्कृति की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर या कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। संस्कृति की संरचना की जब हम बात करते हैं तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके माध्यम से हम इसकी बनावट को समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहले है संस्कृति तत्व यानी कल्चर ट्रेट्स, संस्कृति संकुल कल्चर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे, नंबर 3 संस्कृति प्रतिमान कल्चर पैटर्न और चौथा संस्कृति क्षेत्र कल्चर एरिया। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं संस्कृति की संरचना के। अब हम अलग अलग इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं संस्कृति तत्व को। किसी भी संस्कृति में संस्कृति तत्व उस संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। इतनी छोटी इकाई कि हम उसका विभाजन अगर करते हैं तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अस्तित्व समाप्त होने से मतलब क्या है? उसका सांस्कृतिक अस्तित्व, यानी वो एक सांस्कृतिक तत्व के रूप में नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो जो भी सांस्कृतिक तत्व हैं वो एक तरह से संस्कृति के एटम हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी लघुत्तम इकाई, जिसको और डिसइंटीग्रेट अगर आप करते हैं, उसको और अगर हम तोड़ते हैं तो फिर वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, सांस्कृतिक अर्थ उसका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जितने भी सबसे छोटे कंपोनेंट्स तत्व हैं उन सबको हम संस्कृति तत्व के अंतर्गत लेते हैं। इन संस्कृति तत्वों में आप, जैसे मैंने इसमें उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, जैसे कटोरी है, बटन है, सुई है, ये किसी संस्कृति, ये एक्चुअली सारी भौतिक वस्तुएं हैं, हमारी भौतिक संस्कृति के तत्व हैं। तो इन तत्वों को अगर आप देखें तो इनको आप तोड़िए, उसके बाद उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, यानी सांस्कृतिक अर्थ नहीं रह जाता। वो धातु के रूप में मिल जाएंगे, एक मटेरियल के रूप में आपको दिखेंगे, लेकिन उसका कोई उद्देश्य या उसका कोई मीनिंग, उसका उस संस्कृति में कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ऐसे जितने भी तत्व हैं वो सभी संस्कृति तत्व कल्चर ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हमें किसी भी संस्कृति को समझना है तो हमें उसके संस्कृति तत्वों को समझना पड़ेगा, और इन संस्कृति तत्वों के आधार पर ही हम भिन्न भिन्न संस्कृतियों की तुलना कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? तुलनात्मक विधि से अध्ययन करते हैं। तो उस तुलनात्मक विधि से अध्ययन में ये जो सांस्कृतिक तत्व हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है संस्कृति संकुल। और संस्कृति संकुल क्या है? संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो अलग अलग तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से या उद्देश्यपूर्ण ढंग से एक ऑर्डर में या एक व्यवस्था के तहत जमे हुए होते हैं, उनके बीच में कोई मीनिंगफुल रिलेशन बन जाता है, अर्थपूर्ण संबंध होता है, और उसके बाद वो मानव की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हो जाते हैं, तो हम उस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति तत्वों से मिलकर बनने वाली एक जो व्यवस्था है, एक जो ऑर्डर है, एक जो रचना है, उसको हम संस्कृति संकुल कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग कर दिया हमने, उनको मिला दिया, एक साथ रख दिया,
वो अपने आप में संस्कृति संकुल नहीं है जब तक कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, उनमें संबद्धता नहीं है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ मैंने 3 उदाहरण दे रखे हैं, खेल है, यज्ञ है, विवाह है। ऐसी कई घटनाएं, कई हमारी प्रणालियां हैं संस्कृति में। हर संस्कृति में ऐसे कई संस्थाएं होती है, कई तरीके होते हैं, कई प्रणालियां होती है। वो जो प्रणालियां हैं वो कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम खेल का ही उदाहरण लें तो मान लीजिए अब क्रिकेट के खेल का उदाहरण लें तो क्रिकेट है, हम जिसको क्रिकेट कहते हैं वो क्रिकेट क्या है। उस क्रिकेट के अंतर्गत हम देखते हैं कई भौतिक वस्तुएं आती है, कई खेल के नियम आते हैं, लेकिन उन सब खेल के नियमों को और उन वस्तुओं को इकट्ठा कर देना मात्र ही क्रिकेट नहीं है। उन सभी वस्तुओं और नियमों के बीच में एक आपसी संबंध है, एक संबद्धता है और वो एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं और इस आधार पर ही वो एक क्रिकेट के खेल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि विवाह, हम देखते हैं कि जब विवाह होता है, विवाह भी एक संस्था है, उसमें कई तरह के तत्व काम आते हैं। आप देखेंगे कि विवाह के पूरे नियम हैं, मंत्र हैं, उसकी पूरी परिपाटी है, रीतियां हैं, रिवाज हैं। हर रिवाज के समय कई भौतिक वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। वो वस्तुएं जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं वो दुकान पर पड़ी है, लेकिन वो विवाह संस्था के साथ, मतलब जब वो विवाह हो रहा है या विवाह की जो संस्था है उसके साथ ज़रूरी नहीं कि उसका मीनिंग दुकान पे जो पड़ी उस वस्तु का वही निकले। एक साड़ी है, जब विवाह के प्रणाली में, विवाह पद्धति में काम आती है तो वो उसका विवाह से संबंधित सांस्कृतिक तत्व हो जाती है, ठीक है ना, उस कंपोनेंट का हिस्सा बन जाती है। लेकिन वही साड़ी अन्य त्यौहार पर भी काम आ सकती है, वहाँ पर उसका वो यूज़ नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स, जो भी तत्व होते हैं, वो तत्व सिर्फ हैं इसलिए उसका महत्व नहीं होता। उन सब तत्वों का, भिन्न भिन्न तत्वों का एक साथ इस तरह से संयोजन होता है कि वे किसी एक संकुल का निर्माण करते हैं। तो समान प्रकार की एक संकुल में जो वस्तुएं काम आती है वो दूसरे संकुल में भी काम आ सकती है, लेकिन दोनों का टाइप डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृति संकुल जो है वो सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं संस्कृति प्रतिमान। और संस्कृति प्रतिमान का मतलब क्या है? इस संदर्भ में अगर हम देखें तो रूथ बेनेडिक्ट ने एक पुस्तक लिखी है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इस पैटर्न्स ऑफ कल्चर में रूथ बेनेडिक्ट ने 3 संस्कृतियों का अध्ययन किया है, प्यूब्लो, डोबू और क्वाक्यूटल। वो कहती है कि जो प्रतिमान है वो एक तरह के आदर्श होते हैं या किसी संस्कृति के प्रेरक सिद्धांत होते हैं या मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उस संस्कृति के सारे तत्व और संकुल इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उन सबको मिला देने से उस संस्कृति की एक विशिष्टता का पता चलता है। उस संस्कृति का कैरेक्टर जो है वो, उसका प्रकार निर्धारित हो जाता है। तो ये जो मूल्य और प्रतिमान होते हैं ये मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण करते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है या बुरा है, उचित है या अनुचित है, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो इस आधार पर जो प्रतिमान होते हैं वो प्रतिमान उस संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको निर्धारित करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि कई ऐसे समूह होते हैं, समुदाय होते हैं जिनका नाम लेते ही हम कहते हैं अरे ये तो बहुत लड़ाकू संस्कृति है, ये जो कम्युनिटी है इनकी संस्कृति ऐसी है कि ये बहुत झगड़ालू होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो कल्चरल ट्रेट्स हैं वो ट्रेट्स इस तरह के हैं कि वो झगड़ालू मिल करके और एक उस संस्कृति की जो विशेषता बताते हैं वो झगड़ालू विशेषता को बताते हैं। इसी तरह से कुछ संस्कृतियाँ ऐसी होती है जो शांतिप्रिय होती है, हम उनको देखते ही कहते हैं भाई ये तो बहुत शांतिप्रिय संस्कृति। इसका मतलब क्या, उस संस्कृति के तत्व और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सब मिल करके ऐसा प्रतिमान उस संस्कृति का बनाते हैं जिससे कि उसकी एक प्रमुख विशिष्टता उभर के आती है, वो शांतिप्रिय संस्कृति है।
ऐसे ही आप जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम जब भी हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, अध्यात्म प्रधान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी जितनी संस्थाएं हैं, उसमें जितने सांस्कृतिक तत्व हैं, उसमें जो कुछ भी हम वस्तुएं बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो भी हमारे आदर्श हैं, जो हमारे प्रतिमान हैं, वो सभी जो है उनके मूल में जो मूल्य है वो मूल्य किसका है? धर्म और अध्यात्म की पूर्ति करना। तो वो जो भी तत्व होते हैं वो संकुल होते हैं, वो सब मिल करके एक टाइप बनाते हैं, कल्चर का एक टाइप बनाते हैं, उसका प्रकार निर्धारित कर देते हैं कि संस्कृति किस तरह की है, उसकी विशिष्टता क्या है। तो इसको हम कह सकते हैं संस्कृति प्रतिमान। इसके बाद हम चौथा जो कंपोनेंट है वो लेते हैं संस्कृति क्षेत्र। और हम सभी जानते हैं कि संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र दोनों के बीच में एक सामंजस्य होता है, या दोनों का एक साथ है। तो जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है वैसी ही वहाँ की संस्कृति भी होती है। तो हर संस्कृति का अपना चूँकि एक विशेष क्षेत्र है और इसीलिए उसको हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। क्लार्क विस्लर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने अमेरिकन इंडियंस का अध्ययन किया और उन्होंने सबसे पहले इस सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके बाद हम भारत में देखें तो श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे का नाम आपने सुना होगा, मानवशास्त्री थे, ग्रामीण अध्ययन किए उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि कतिपय संस्कृति तत्व या संस्कृति संकुल एक भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और इन संस्कृति क्षेत्रों के आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और इसके आधार पर हम ये देख पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग होती है और उनमें अंतर होता है और उनकी भिन्नता का पता हमें लगता है। आप जैसे राजस्थान का ही हम उदाहरण लें तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान हम कर चुके हैं, और आप देखेंगे जैसे मेवाड़, मेवात, मारवाड़, गोरवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, वागड़, शेखावाटी और ब्रज। तो कहने को ये सभी राजस्थान में हैं, लेकिन उनके खास करके लैंग्वेज, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, मेवाड़ में जाएंगे तो सब वहाँ की बोली अलग है। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो जालोर सांचौर की तरफ गोरवाड़ा एरिया आ जाता है। कोटा की तरफ जाएंगे वहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र हम उसको कहते हैं। जयपुर के आसपास उसको हम ढूंढाड़ कहते हैं। उधर आप चुरू, झुंझुनू, सीकर जाएंगे, शेखावाटी। इधर भरतपुर और धौलपुर के आसपास का एरिया है वो ब्रज कहलाता है। तो ये जो है इन सभी एरिया की अपनी कुछ विशिष्टताएँ हैं, और ये विशिष्टताएं आप देखेंगे कि जो सांस्कृतिक जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी भूगोल के आधार पर अगर हम संस्कृति को देखें तो जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें कुछ केंद्र बिंदु होते हैं, कुछ सेंट्रल पॉइंट होते हैं जहाँ पर उस संस्कृति की विशेषताएं हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती। जैसे जैसे हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं वो विशेषताएं धीरे धीरे कम होती जाती है, और फिर जैसे ही दूसरा सेंट्रल पॉइंट आता है और वहाँ उस सांस्कृतिक क्षेत्र की विशेषताएं अधिक हो जाती। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में हम कोई एक बॉर्डर लाइन नहीं बना सकते, एक हम सीमा रेखा नहीं बना सकते कि यहाँ आकर एक सांस्कृतिक क्षेत्र खत्म हो जाता है और यहाँ से दूसरा शुरू आ जाता है। हम उनके सेंटर्स देख सकते हैं कि कहाँ पर उस संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो प्रचुरता से हमें दिखाई देती है, कहाँ पर उस संस्कृति के तत्व हमें सबसे अधिक दिखाई देते हैं और कहाँ पर वो धीरे धीरे लुप्त होती हुई दूसरा सांस्कृतिक प्रतिमान और दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम संस्कृति की बनावट या उसकी संरचना को समझें तो हम इन 4 अवधारणाओं के आधार पर संस्कृति की संरचना को समझ सकते हैं।